स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर अपने डीएलएड के समस्त स्टूडेंट का स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट का स्वागत है। इससे पहले के टर्न पे आपको शिक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताए जा रहे थे। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जो आर्टिकल्स हमारे बचे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये अनुच्छेद का टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले आपने पढ़ लिया था अनुच्छेद 14, 21, 26, 28, 29। यहाँ पे है अनुच्छेद 29 का पार्ट 2, मतलब खा भी कह सकते हैं, खा करके। तो अनुच्छेद 29 के दूसरे पार्ट में बताया गया है नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी शिक्षा संस्थान में उसे प्रवेश लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर मदरसा है तो उसमें हिंदू नहीं पढ़ सकता है, गुरुकुल है तो उसमें मुस्लिम नहीं पढ़ सकता है। सबको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट का स्वागत है। इससे पहले हमने बात किया था कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो शिक्षा से संबंधित थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए हमारे अनुच्छेद हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट अनुच्छेद, जैसे आपने लास्ट टर्न पे पढ़ा था अनुच्छेद 14, 18, 26, 28, 29, है ना। तो वहीं से फिर हम स्टार्ट करेंगे। जो आपका 29 अनुच्छेद था उसका पार्ट 2 दिया गया है। पार्ट 2 या खा कह सकते हैं। इसमें नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। कहने का मतलब है कि भारतीय नागरिकों को सभी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का पूरा अधिकार है और उन्हें उनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का है या कोई दूसरे जाति का है या कोई दूसरे कुल का है तो आप उसका प्रवेश नहीं लेंगे। ये शिक्षा संस्थानों के लिए बाध्यता कर दी गई है कि आप सभी का प्रवेश ले सकते हैं। सभी के पास प्रवेश लेने के समान अधिकार हैं और ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 का 2 में या खा में। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। मीन्स अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक को अक्सर लोग एक विशेष समुदाय से जोड़ते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक से हमारा सीधा सा मतलब है, अल्प मतलब थोड़ा और संख्या जान ही रहे हैं। तो ऐसा समुदाय जो बहुत थोड़ी संख्या में हो, बहुत कम संख्या में हो या जिनकी जनसंख्या कम हो, वे अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में यह बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके साथ ही साथ स्थापना से हमारा मतलब है ऐसे वहां का मैनेज करना, सारी चीजों का, वहां का प्रबंध तंत्र और वहां पे जो क्रियाकलाप कराने हैं वहां का देख रेख करना, इन्हीं सब से मतलब है। इसके साथ साथ प्रशासन की भी बात की गई कि अल्पसंख्यक अपने संस्थानों का प्रशासन कार्य भी देख सकते हैं और देखते ही हैं। तो प्रशासन से भी हमारा मतलब उस संस्थान के देख रेख, क्रियाकलाप। लेकिन ये चीजें तभी सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो सकती हैं जब उसको विश्वास दिलाया जाए कि हम ये सारे काम अपने हिसाब से
इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी का भी अहित नहीं होने वाला है, चाहे वो राज्य की बात हो या किसी नागरिक विशेष की बात हो, किसी का भी अहित नहीं होने वाला है। इस तरह से अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का वर्णन किया गया कि इन्हें भी शिक्षा के लिए समान अधिकार है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 45 की। तो अनुच्छेद 45 जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम अनुच्छेद 45 में यह कहा गया कि जो छोटे बच्चे हैं या जो गरीबों के बच्चे हैं, जो विद्यालय का दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो विद्यालय में किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं, स्थान नहीं पाते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या और कोई परेशानी हो, उन सबको निःशुल्क शिक्षा प्रवाहित, उन सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। लेकिन जब कुछ समय बाद इस पर एक सभा आयोजित की गई, उसमें विचार किया गया, तो पता ये चला कि 10 साल का समय दिया गया था राज्य सरकारों को कि वे अपने हिसाब से शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश करें, शिक्षा का विकास करें, अपने राज्य के नागरिकों को शिक्षित करें। और जब देखा ये गया कि फिर भी बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, अशिक्षित रह गए हैं, निरक्षर रह गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया कि इसमें संशोधन किया गया, जिसे हम 86वां संशोधन, अभी इससे पहले वाले टर्न पे भी आपको बताया गया था कि जिसे हम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये अनुच्छेद 21 में रखा गया, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हुई। मीन्स 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये अनुच्छेद 21 शिक्षा से संबंध तो रखता ही है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आपका निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद आगे चलेंगे अनुच्छेद 46 पे, 46 पे। तो अनुच्छेद 46 कह रहा है ये दुर्बल वर्ग के आर्थिक हितों, सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा करने की बात कर रहा है। जैसे दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर ये चाहें कि हम कुछ अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें तो इनके बस वही है कि जितना दिन भर कमाए उतना शाम को खा जाए, ये कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिकली कोई कैसे डेवलप हो सकता है? तो अनुच्छेद 46 में ये चीज बताया गया कि दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए। मतलब कहीं से कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से जो इनके आर्थिक हित को क्षतिग्रस्त करे। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात की गई कि इनको भी समाज में रहने का अधिकार है और इसके साथ साथ इन्हें सामाजिक न्याय भी मिले, सामाजिक न्याय से वंचित ना रहे। शोषण से सुरक्षा, शोषण से सुरक्षा से हमारा मतलब है कि जैसे जो मजदूर वर्ग है, अभी अगर अलाउ किया जाए 8 घंटे काम करना है और कोई 10 घंटे करा रहा है, 12 घंटे करा रहा है, तो ये शोषण होता है। शोषण मतलब आप का जो एक निर्धारित समय है काम करने का, उससे ज्यादा आपसे काम लिया जाए तो ये आपका उस परिप्रेक्ष्य में शोषण होगा। शोषण कई प्रकार का होता है, आप जानते होंगे, मैच्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 351 की बात करें। अनुच्छेद 351 कह रहा है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कीजिए। मतलब हिंदी भाषा को वरीयता दी गई है अनुच्छेद 351 में।
अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जब अनुच्छेद 21A में ये जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 में जब जोड़ा गया तो इसे मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मतलब शिक्षा को मूल अधिकार माना गया है। अब देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 29(2) में नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा दी गई। अनुच्छेद 45 में वही अनुच्छेद 21 का वाला, अनुच्छेद 21A वाला सारा चीज इसमें बताया गया है। मतलब पहले तो अनुच्छेद 45 था, बाद में संशोधित करके उसे अनुच्छेद 21A कर दिया गया है। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के आर्थिक हेतु सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया है। अब देखिए, मैं आपको फिर एक एक लाइन में ये सारी चीजें बताता हूं। जैसे देखिए, अनुच्छेद 45 में जो कहा गया, तो अनुच्छेद 45 में क्या बात किया गया था? अनुच्छेद 45 में यही बात किया गया था, कहा गया था कि नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा व सुरक्षा, बने सभ्य वो जीवन उनका भी हो जाए अच्छा, है ना। नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा व सुरक्षा, बने सभ्य वो और जीवन उनका हो जाए अच्छा। मतलब ये आपका अनुच्छेद 45 कह रहा था। इसके बाद अनुच्छेद 46 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 46 में तब देखिए दुर्बल वर्गों के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को रखा गया था, क्योंकि समय कुछ ऐसा था कि इनके साथ शोषण ज्यादा हुआ करता था। एक समूह था जिसके ऊपर समझ लीजिए कि हमारा भारत डिपेंड है। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है निर्बल, अन्यायों पर रोक लगे शिक्षा और मिले धन बल। मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं वो असहाय और निर्बल हैं, इसलिए इनके लिए भी शिक्षा और धन की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ न्याय की भी व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 हो गया आपका। अनुच्छेद 351 की बात करें तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इसमें बताया गया है। कह रहे हैं कि सरकार हिंदी को करे समृद्ध, खूब करे प्रचार, अन्य भाषाओं के शब्दों से इसका करे विस्तार। मतलब कि हिंदी को समृद्ध करने की बात की गई। तो चलिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 29(2) में नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, जिसे मौलिक अधिकार माना गया। अनुच्छेद 46 में दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों, सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा की बात की गई। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ ही आपका जो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो खत्म हुए, और अब हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओके, थैंक